हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। हमने अभी तक सेक्शन 10 तक दिखा था सारे सेशन में। पहले सेशन में हम लोग ने सेक्शन 1 से 4 तक कंप्लीट किया था। उसके बाद हम लोग ने सेक्शन 5 to 10 कंप्लीट किया था। लेट्स रिवाइज फटाफट। सेक्शन 1 बोलता है पार्टनरशिप एक्ट का नाम, एक्सटेंड, कमेंसमेंट कहाँ कब हुआ। उसके बाद सेक्शन 2 में बोला गया है सारे डेफिनेशन, एक्ट ऑफ द फर्म, उसके बाद बिजनेस, उसके बाद प्रिस्क्राइब और क्या था, हाँ, रजिस्ट्रार का डेफिनेशन उसमें बोला गया। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्शन 3 क्या बोलता है, एप्लीकेशन ऑफ अनरिपील्ड सेक्शंस इन अ पार्टनरशिप एक्ट बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फिर उसके बाद बोलते हैं सेक्शन 4, जहाँ पे आपको डेफिनेशन दी गई है किसके बारे में, डेफिनेशन है पार्टनरशिप के बारे में, पार्टनर्स के बारे में, फर्म के बारे में, फर्म नेम के बारे में। उसके बाद सेक्शन 6 है, सॉरी सेक्शन 5 रह गया। सेक्शन 5 है, वो बोलता है कोई भी पार्टनरशिप स्टेटस के वजह से नहीं आती, पार्टनरशिप कैन नॉट बी फॉर्म बाय स्टेटस। फिर सेक्शन 6 है जो बोलता है मोड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, मतलब आपको तरीका ढूंढना है कि उनके बीच में पार्टनरशिप है कि नहीं। उसके बाद सेक्शन 7 आता है जो कि बोलता है पार्टनरशिप एट विल। कौन सी पार्टनरशिप एट विल है, जहाँ पे पार्टनर्स को अधिकार है कि वो पार्टनरशिप में एंटर करे और जब वो चाहे तब उससे वो एग्जिट कर सकें। उसके बाद सेक्शन 8 बोलता है कि हाँ, सेक्शन 8 क्या बोलता है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप यानी कि किसी एक पर्टिकुलर थिंग में ही, किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस में ही हम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं, वो सेक्शन 8 बोलता है। और फिर उसके बाद आता है सेक्शन 9 जो वो बोलता है, जो कि बोलता है कि अगर किसी कोई भी पार्टनर हो तो उसको एक दूसरे के प्रति कैसी ड्यूटीज़ रखनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति फेथ एंड जस्ट एंड फेथफुल होना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए अकाउंट्स के बारे में, सारे फर्म के रिलेटेड के जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारे पार्टनर्स को देने चाहिए। उनके लीगल हेयर्स और लीगल जो है लीगल हेयर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको देनी चाहिए। और फिर सेक्शन 10 जो बोलता है कि अगर कोई पार्टनर फर्म के साथ फ्रॉड करता है, किसी पार्टनर्स के बाकी पार्टनर्स के साथ में फ्रॉड करता है अपने फ़ायदे के लिए, तो उतने जो उसको जितना भी उसको फ़ायदा हुआ है वो सब उसको फॉर्म में जमा करना पड़ेगा, फॉर्म को देना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। इसी के साथ सेक्शन 10 तक हमने आज रिवीजन कर लिया। अभी सेक्शन 11 स्टार्ट करते हैं जो कि बोलता है डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट। अभी पहले हम लोग ने ड्यूटीज़ देखी थी, एक दूसरे के प्रति क्या होती है, किस तरह आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। अभी हम लोग देखेंगे आपको अगर एक्स्ट्रा राइट्स एंड ड्यूटीज़ लगानी है तो आप कॉन्ट्रैक्ट में जब आप एक दूसरे के साथ कर रहे हो तब उसमें लिख सकते हो। तो वो राइट्स एंड ड्यूटीज़ कैसे लगाते हैं वो दिया गया है, देखिए। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर्स ऑफ फर्म मे बी डिटरमाइंड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। ये सारी राइट्स एंड ड्यूटीज़ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स डिटरमाइन की जाती है। एंड सच कॉन्ट्रैक्ट मे बी एक्सप्रेस और मे बी इम्प्लाइड बाय अ कोर्स ऑफ डीलिंग। वो कॉन्ट्रैक्ट चाहे तो एक्सप्रेस हो सकता है या फिर इम्प्लाइड हो सकता है। सच कॉन्ट्रैक्ट मे बी वैलिड by consent of all the partners and such consent may be expressed or may be implied by a course of dealing। मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसे हो सकता है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कोर्स ऑफ डीलिंग हो सकता है, जिसमें इसके कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स अगर उनको बदलने होंगे राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में तो उनको सारे के सारे ऑल द पार्टनर्स की कंसेंट लेनी ज़रूरी है, ये सेक्शन 11 बोलता है। उसके बाद हम लोग ने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो दूसरा है, वो पहले समझने के लिए आपको 3 चीज़ें समझनी पड़ेगी। मैं एक एक आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आपने कॉन्ट्रैक्ट अगर पढ़ा होगा उसमें लिखा है कि आपके ऊपर बिजनेस करने के लिए, कोई भी ट्रेड करने के लिए, कोई भी आपका कार्य करने के लिए आपके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकता। अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ करे कि आपने ये बिज़नेस किया तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, मतलब मेरी प्रॉपर्टी तुम्हारे ऊपर नहीं हो सकती, तुम्हें जो मिली हुई प्रॉपर्टी मिली, मैं मेरे नाम के आपके ऊपर नाम के ऊपर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है वो मतलब कैंसिल हो जाएगी, मुझे मिल जाएगी, ऐसा कुछ होगा तो वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है, ऐसा बोलता है। क्योंकि किसी के ऊपर आप कोई भी काम करने के वजह से या फिर ट्रेड या बिजनेस के वजह से रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। सबको अधिकार है वो अपने मन पसंदीदा कार्य कर सकता है, काम, ट्रेड, बिजनेस जो भी है कर सकता है।
लेकिन उसके उसी में एक एक्सेप्शन है सेक्शन 27 को, जो कि बोलता है अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, एक दूसरे के साथ पार्टनर काम कर रहे हैं और उसमें ही एक पार्टनर क्या कर जाता है, उसमें से एग्जिट हो जाता है और अपना ही बिजनेस बाजू में ही जो फर्म है उसी के बाजू में खोल लेता है, वही जो प्रोडक्ट्स जो फर्म बेचती है वही प्रोडक्ट बेच रहा है और उनके सारे कस्टमर हमारे यहाँ पे ले रहा है और ऊपर से हमारे गुडविल यूज़ करके, हमारे फर्म का नाम यूज़ करके हमारे कस्टमर्स डाइवर्ट करके हमारे फर्म को ही नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसा वो नहीं कर सकता। इसीलिए पार्टनर्स के ऊपर ट्रेड या बिजनेस के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं कि आप ये जो है बिजनेस इतना जो एरिया है ये एरिया में नहीं कर सकते। सेम बिजनेस अगर आप फर्म से बाहर जा रहे हो या फिर कोई भी पार्टनर इस फर्म के अलावा दूसरी जगह पे किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता, ऐसा रेस्ट्रिक्शन डाल सकता है क्योंकि ये फर्म के भले में है। तो ये एक्सेप्शन है सेक्शन 27 को, जो कि पार्टनरशिप एक्ट में दिया गया है कि कुछ हद तक पार्टनर्स पे आप क्या कर सकते हो, रेस्ट्रिक्शंस डाल सकते हो, जो कि हम लोग अभी पढ़ेंगे सेक्शन 11 में। ठीक है, जो बोलता है सेक्शन 11 सब सेक्शन 2 एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड notwithstanding anything contained in section 27 of the Indian Contract Act 1872, such contracts may provide that a partner shall not carry on any business other than that of the firm while he is a partner। जब वो पार्टनर है उसके तब वो क्या नहीं कर सकता है, दूसरा कोई बिजनेस नहीं खोल सकता फर्म के अलावा। ये हो गया अभी सब सेक्शन 2 होने के बाद हम लोग सेक्शन 12 स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग देखेंगे किसी भी पार्टनर का अपने बिजनेस के प्रति कंडक्ट क्या होना चाहिए, द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। सारे पार्टनर को ये हक है कि वो बिजनेस में, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में पार्ट ले। दूसरा क्लॉज बी, every partner is bound to attend diligently to his duties in the conduct of business। बिजनेस कंडक्ट करते हुए सारे जो ड्यूटीज़ है वो क्या करें, डिलीजेंटली अटेंड करने के लिए सारे पार्टनर्स बाउंड है। फिर सब क्लॉज सी बोलता है एनी डिफरेंस अराइजिंग एज टू ऑर्डिनरी मैटर्स कनेक्टेड विद द बिजनेस में बी डिसाइडेड। मतलब जो भी डिफरेंस अराइज हो रहे हैं किसी मुद्दे को लेकर किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में, उस वक्त मेजॉरिटी जिस तरफ होगी, कौन जो डिसीजन की तरफ होगी वो प्रिवेल करेगा, उस वही फैसला होगा। और मेजॉरिटी किन चीज़ों में नहीं चलेगी, तीन चीज़ों में नहीं चलेगी। जब राइट एंड ड्यूटी के जो टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करने होंगे तो ऑल पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए, तब मेजॉरिटी नहीं चलेगी। और दूसरा, अगर आप नेचर ऑफ बिजनेस चेंज कर रहे हो, अपना बिजनेस करने का पूरा प्रोडक्ट ही चेंज कर रहे हो या फिर पैटर्न ही चेंज कर रहे हो, जब नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करना है उस वक्त भी ऑल पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए। यही यहाँ पे बोला है एनी डिफरेंस अराइजिंग एज टू ऑर्डिनरी मैटर्स connected with the business may be decided by a majority of the partners and every partner shall have the right to express his opinion। हर एक पार्टनर को अपना एक राइट है ओपिनियन एक्सप्रेस करने का, बट कभी कौन सी चीज़ के पहले, इस बिफोर द मैटर इज डिसाइड होने से पहले। नहीं तो सब कुछ होने के बाद बोलेंगे मेजॉरिटी हो गया, सब कुछ होने के बाद बोलेंगे, ऐसा नहीं है। सारे डिस्कशन जब भी चल रहे हैं डिसीजन होने से पहले ही आपको अपना ओपिनियन बताना होगा। बट नो चेंज मे बी मेड इन द नेचर ऑफ द बिजनेस विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। ऑर्डिनरी मैटर में मेजॉरिटी चलेगी, लेकिन नेचर ऑफ बिजनेस चेंज कर रहे हो तब आप कोई भी चेंज ऑल पार्टनर्स के कंसेंट के सिवा नहीं कर सकते, सारे पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए। फिर उसके बाद क्लॉज डी बोलता है एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू हैव एक्सेस टू एंड टू इंस्पेक्ट एंड कॉपी एनी ऑफ द बुक्स ऑफ द फर्म। सारे पार्टनर्स को फर्म के और अपने बिजनेस के सारे बुक्स और अकाउंट्स के बारे में, सारे बुक्स एक्सेस करना, इंस्पेक्ट करना या फिर उनकी कॉपी करने का सारा अधिकार है। उसके बाद क्लॉज ई बोलता है इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ पार्टनर हिज हेयर्स or legal representatives or their duly authorized agents shall have a right of access to and to inspect and copy any of the books of the term। मतलब
जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है उसके बाद वो सारे जो फॉर्म होते हैं उसकी सारे भी जो भी बुक है उनको एक्सेस कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं। ये होता है क्लॉज ई बोलता है। ठीक है, अभी उसके बाद हम लोग देखेंगे सेक्शन 13 जो बोलता है म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज़। एक दूसरे के प्रति किस तरह से राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ दिखानी है, किस तरह बिजनेस करना है, किस तरह फॉर्म चलानी है। तो क्लॉज ए बोलता है सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान रखते हुए हमें ये प्रोविजंस करनी है, ये प्रोविजंस उनके ऊपर लगानी है। क्लॉज ए बोलता है अ पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव रिम्यूनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, मतलब पार्टनर क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने ये फर्म के लिए काम किया है, मैंने ये अपने बिजनेस के लिए फ़ायदे के लिए काम किया है, आप मुझे उसका अलग से रिम्यूनरेशन दो, ऐसा क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन सब्जेक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, माना मतलब कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा होगा कि अगर ये इतना फ़ायदा अगर ये पार्टनर की वजह से हुआ या फिर एक ही पार्टनर सारा बिजनेस संभाल रहा है हमारे फर्म का, तो उसको अलग से रिम्यूनरेशन दिया जा रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा तो वो प्रीवेल होगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं लिखा है तो इस पार्टनरशिप एक्ट के तहत ही उनको जाना पड़ेगा। और जहाँ पे लिखा है कि कोई भी पार्टनर अगर बिजनेस के कंडक्ट में पार्ट लेता है और बिजनेस को उसके वजह से फ़ायदा पहुँचता है, तो वो अलग से एंटाइटल नहीं होगा कोई भी रिम्यूनरेशन के लिए। ठीक है, एक क्लॉज ए बोलता है। उसके बाद क्लॉज बी बोलता है द पार्टनर्स आर एंटाइटल टू शेयर इक्वली इन द प्रॉफिट्स अर्न एंड शैल कंट्रीब्यूट इक्वली टू द लॉसेस सस्टेन बाय द फर्म। सारे पार्टनर्स इक्वली प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए हैं और सारे पार्टनर्स इक्वली लॉस भी बेयर करेंगे। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहेगा तूने 10% इन्वेस्ट किया, 10% ही प्रॉफिट मिलेगा, तो उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेल होगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं लेके आए कि कितना कितना उनको प्रॉफिट मिलेगा, तो उस वक्त पार्टनरशिप के हिसाब से सबको बराबर बराबर हिस्सा बांटना पड़ेगा। ये क्लॉज बी बोलता है। उसके बाद क्लॉज सी बोलता है वेयर अ पार्टनर इज एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल सब्सक्राइब्ड बाय हिम, मतलब जब कोई पार्टनर कैपिटल जो है मतलब जो पैसे के लिए क्या है इंटरेस्टेड है, ठीक है, और वो क्या करता है अपने फर्म के लिए है, फर्म के लिए ही अपना जो पैसा है, ठीक है, वो ज़्यादा लगाता है फर्म के फ़ायदे के लिए, क्योंकि ज़रूरत थी तो उस वक्त ज़्यादा पैसे की, तो उसने अपना सेविंग किया हुआ पैसा फर्म के लिए लगाया, तो उस वक्त क्या होगा, सच इंटरेस्ट शैल बी पेएबल ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट्स। वो जो इंटरेस्ट है, ठीक है, वो जो अलग से इंटरेस्ट लगाया हुआ है पार्टनर ने, तो क्या करेगा वो हाँ, तो उतना प्रॉफिट सबको बांट के आता है। उसके अलावा भी जिस पार्टनर ने अपना इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल लगाया हुआ है, तो वो क्या सब्सक्राइब्ड बाय हिम कैपिटल, हाँ, कैपिटल जितना भी कैपिटल लगाया उसके ऊपर उसको अलग से इंटरेस्ट मिलेगा, उसको पे किया जाएगा उतना कैपिटल वापस से, ठीक है, वो जो पार्टनर है उसको। फिर डी क्लॉज बोलता है अ पार्टनर मेकिंग फॉर द पर्पजेस ऑफ द बिजनेस एनी पेमेंट और एडवांस बियॉन्ड, अगर किसी पार्टनर ने क्या किया है बिजनेस के पर्पज से कोई पेमेंट किया है, कोई एडवांस दिया है फर्म को बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ द कैपिटल के अलावा, ही हैज़ एग्रीड टू सब्सक्राइब इज़ एंटाइटल टू इंटरेस्ट देयर ऑन, और वो क्या किया है उसने एग्री हुआ है और वो एंटाइटल है इंटरेस्ट के लिए। कितना पैसा उसको वापस मिलेगा, जितना उसने ज़्यादा भरा है, एडवांस दिया है फर्म को, इस और जितना दिया है पैसा दिया था ना उसने, उसके ऊपर उसको 6% से बैच भी मिलेगा हर साल पर एनम। ये बोलता है क्लॉज डी। उसके बाद क्लॉज ई बोलता है द फर्म शैल इंडेमनीफाई अ पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट शैल मेड एंड लाइबिलिटीज इनकर्ड बाय हिम। कोई भी फर्म है क्या करेगा, पार्टनर से अपने क्या करेगा, द फर्म शैल इंडेमनीफाई अ पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स मेड एंड लाइबिलिटीज इनकर्ड बाय हिम। फर्म क्या है, अगर पार्टनर ने कोई भी पेमेंट क्या किया है या फिर मतलब हमेशा कोई भी पार्टनर कुछ भी कार्य करता है तो उसके लिए फर्म लायबल होगी। फर्म क्या करेगी, इंडेमनीफाई करेगी उसके कुछ भी अगर पार्टनर ने एक्ट किया गुड फेथ में, ठीक है। उसके बाद क्लॉज 1
सब क्लॉज 1 बोलता है इन द ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, जब किसी भी बिजनेस का ऑर्डिनरी और प्रॉपर कंडक्ट किया जा रहा है. सेकेंड, इन डूइंग सच एक्ट इन एन इमरजेंसी फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग द फर्म फ्रॉम लॉस एज वुड बी डन बाय अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस इन हीज ओन केस अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस. मतलब कोई भी अगर पार्टनर है वो इमरजेंसी में क्या कर रहा है, फर्म को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी कार्य कर रहा है, और उस वक्त अगर फर्म को कुछ भी लॉस हुआ, फ़ायदा हुआ, कुछ भी होगा तो उसके लिए फर्म लायबल रहेगी. अ पार्टनर शैल इंडेमनीफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज्ड टू इट बाय हिज विलफुल निगलेक्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म. लेकिन अगर वही पार्टनर क्या करता है, जो प्रॉपर केयर एंड कॉशन लेना चाहिए था वो नहीं लेता, वो विलफुल निगलेक्ट करता है अपनी ड्यूटीज़ को, अपने कंडक्ट को, तो उस वक्त जो लॉस होगा वो बेयर करना पड़ेगा खुद पार्टनर को, और उतना पैसा उसको फर्म में भरना पड़ेगा, इंडेमनीफाई करना पड़ेगा. फिर उसके बाद आता है सेक्शन 14 जो बोलता है द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म. फर्म की कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, फ्लैट हो सकता है, गाला हो सकता है, जो भी हो सकता है, जहाँ पे बिल्डिंग भी हो सकती है जहाँ पे वो बिज़नेस चल रहा है, उस वक्त वो प्रॉपर्टी के बारे में जो भी डिसीजन लेना है वो कैसे लेंगे वो बताया है. सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में कुछ प्रोविज़न दी गई रहेगी तो वो प्रिवेल करेगी, लेकिन अगर कोई प्रोविज़न नहीं दी गई है तो सेक्शन 14 उधर अप्लाई होगा. क्या सेक्शन 14 बोलता है, द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इंक्लूड्स ऑल प्रॉपर्टी and rights and interest in property original brought into the stock of the firm or acquired by purchase or otherwise by or for the firm for the purposes and in the course of the business of the firm and includes also the goodwill of the business. उस वक्त क्या होगा कि जो प्रॉपर्टी है हमारी फर्म की प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है, पहला तो वो देखो. कोई भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, ऑल प्रॉपर्टी, राइट्स एंड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ओरिजिनली ब्रॉट इनटू द स्टॉक ऑफ द फर्म ने पहले से ही जो प्रॉपर्टी ले रखी है, उसके बाद फर्म कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करती है या फिर परचेस करती है तो, और ऑर्डिनरी कोर्स में अगर कोई भी प्रॉपर्टी फर्म द्वारा परचेस की जाती है, फॉर द फर्म की जाती है, और उसके साथ साथ गुडविल ऑफ द फर्म का नाम भी क्या है, एक प्रॉपर्टी ही है, वो क्या हो जाएगा, अनलेस द कॉन्ट्ररी इंटरेस्ट अपीयर्स प्रॉपर्टी एंड राइट्स एंड इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी एक्वायर्ड विद मनी बिलोंगिंग टू द फर्म आर डीम्ड टू हैव बीन एक्वायर्ड फॉर द फर्म. वो फर्म के द्वारा अगर खरीदी गई है तो वो फर्म के लिए ही खरीदी गई है ऐसा माना जाएगा. ठीक है, उसके बाद इसी के साथ हमारा सेशन ख़त्म होता है. थैंक यू.